Hello, welcome. And today is a Thursday. We all know that on the Asra Foundation's page, we go live at 5:30 every Thursday, 5 o'clock every Thursday. And today we have with us two experts. One I would call an expert entrepreneur, and one I would call a domain expert in the field of finance. We have CA Sandhya Marathe with us. And welcome, Sandhya ji. Hi, thank you. And we have our expert entrepreneur today, Mayureshwar Kale. Welcome, Mayureshwar. Hello everyone. Yeah, so it's our pleasure to have both of you over here. Mayureshwar runs a company called as Full House Entertainment and Media Solutions. And he has his very interesting journey in the field of media, advertising, and various other aspects that are to do with audiovisual medium and events and many other things. Whereas Sandhya ji, herself is a CA and she does a very interesting thing presently where she educates people on finance and understanding the importance of finance along with various services that she provides as a CA. So it's our pleasure कि आज संध्या जी हमारे साथ है और मयूरेश्वर हमारे साथ है. हम ये जो सेशन होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं, हिंदी और इंग्लिश. So in a fun sense, we call it English. So that it is easy for everybody to catch on. मयूरेश्वर, मैं आपके स्टोरी के साथ में शुरुआत करने वाला हूँ कि आपने जब आपका एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू किया तो आपको लगा था कि आपका बिजनेस इस स्केल में बड़ा हो जाएगा और आज की तारीख में आपके पास बहुत अच्छे ब्रांड्स का ब्रांडिंग, उसी के साथ में ऑडियो विजुअल मीडिया एडवर्टाइजिंग का काम आप करते हैं. तो शुरुआत कैसे हुई थी और आज आप कहाँ हैं? हेलो ऑल. सो शुरुआत में जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तब इतना सोच के मतलब ये सोच के किया था कि कुछ बड़ा करना है और जो चीज मुझे पसंद है उसमें ही कुछ अच्छा और बड़ा करना है. ये तो डिसाइडेड ही था. एज आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन HR, आई डन माय MPM फ्रॉम IMCC and I immediately started my own business with the event management and advertising. And in the journey of last almost 10-11 years, जो सोचा था वो अचीव करने का मतलब अचीव करने की पूरी कोशिश मैंने और टीम ने की है. एंड वो सब करने के लिए एक स्ट्रिक्ट रिजीम या फिर आप कह सकते हैं एक स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस ऑफ अ फाइनेंस मैंने खुद ने एक अपने क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस से सीखा है. और वो स्ट्रिक्ट रिजीम और वो फाइनेंशियल क्या बोलते हैं उसको, व्हाट यू कैन से, स्टेबिलिटी ऑफ अ फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस. और वो अच्छी स्टेबिलिटी अपने पास होने के लिए आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है इन द फ्रंट ऑफ फाइनेंस while you are planning your business, while you are planning your future, while you are planning your present, or while you are planning a future of your employee or present of your employee. So बिल्कुल मयूरेश्वर, यस तो वो सब चीजें मैंने मतलब शुरुआती दिनों से मेंटेन की थी और वो अभी भी मेंटेन करता हूँ. कभी कभी मेरे दोस्त या फिर कलीग मुझे या फिर जो जूनियर्स है वो मुझे बोलते हैं कि सर आप फाइनेंस बहुत सीरियसली लेते हो. तो एट द एंड ऑफ द डे मैं उन्हें बोलता हूँ कि वो लेना चाहिए. इसीलिए एट द सर्टेन लेवल ऑफ टाइम आप एक कुछ अच्छी चीज अचीव कर सकते हैं. बिल्कुल. और मयूरेश्वर, talking about discipline is his one side of the coin. As a person, as an individual, he's very humorous, very friendly. But you will see that people coming together for a business, and an entrepreneur helping out many people and building up jobs, for which financial discipline is very crucial. We are going to turn towards income tax and all of these discussions. I think Mayureshwar, you want to share something? मैं आपको अभी बोलने वाला था कि कोई भी बिजनेस हो, वो छोटा हो, बड़ा हो, मीडियम साइज का हो, एज अ सर्विस इंडस्ट्री पर्सन दो चीजें बहुत अच्छी तरीके से आपको संभालनी आनी चाहिए. एक तो आपका क्लाइंट और दूसरा आपका. दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. और वो दोनों संभालने के लिए
उनका जो ब्रिज है, उसका जो सेंटर पॉइंट है वो फाइनेंस है आज की डेट में। इफ यू आर कीपिंग योर पीपल हैप्पी, अगर लॉकडाउन में भी मैं मेरे लड़कों को, मेरे यहाँ पे जो काम करते हैं मतलब आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, उनको अगर मैं चलो मार्केट रेट के हिसाब से या फिर प्री कोविड के हिसाब से प्रमोशन ना दे पाऊं, बट उनको इतना तो पता चल रहा है कि आज की डेट में इतने अच्छे से फाइनेंस मैनेज हुआ है कि हमको सैलरी तो फुल मिल रही है। आज की डेट में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कोविड की वजह से सैलरी कट कर रही है, जिसके वजह से अगेन जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से बहुत सारी चीजें इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरीके से होती है। सो आई फील दैट वे कि इफ यू वांट टू वर्क इन इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री, और इफ यू वांट टू स्टे इन द सर्विस इंडस्ट्री, फाइनेंस इज अ न्यूक्लियस ऑफ दैट, उसका सेंटर पॉइंट पूरे डिस्कशन का। सब चीजें एट द एंड ऑफ द डे आपके फाइनेंस पे रुकने वाली है। एंड एब्सोल्युटली क्लाइंट साइड ऑल्सो, क्लाइंट साइड इज वेरी मच सर्विस ओरिएंटेशन, बट वो सर्विस देने के लिए आपकी टीम ने उतना अच्छी तरीके से काम भी करना जरूरी है। और एट द एंड ऑफ द डे काम कब होता है, जब उसका पूरा मतलब उसका पूरा मेंटल स्टेबिलिटी किस बलबूते पर टिका होता है, तो वो फाइनेंस है। दैट इज द थॉट प्रोसेस ऑफ माइंड एक्चुअली। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मतलब अपार्ट फ्रॉम माय बिजनेस, आई एम वर्किंग एज अ एक्टर आल्सो, ड्रामा एंड फिल्म इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 18 years. सो उसमें भी वैसा ही है कि when you're working in a theater or when you're working in a film or when you're working in a drama, आपको जैसे एक कैरेक्टर मिलना शुरू हो जाता है, तो वो जो कैरेक्टर मिलना है वो एंटरप्रेन्योर को तभी होता है जब उसके पास एक अच्छी फाइनेंशियल सोच हो, और वो फैंटास्टिक, वेल पुट। उसे आगे लेके जाती है। ऐसा मतलब ये मेरी सोच है। एट द एंड ऑफ द डे नॉट नेसेसरी सबको ये ऐसा लगा कि नहीं है भाई ये मेरे पास, ये मेरे बस की बात नहीं है, तो ठीक है, इट्स ओके, बट दैट इज द प्रोसेस ऑफ माइंड। राइट राइट। हम संध्या जी के पास जा रहे हैं कि श्योर। फाइनेंसेस के बारे में हम बात करते हैं और इनकम टैक्स के बारे में, जो आज का कोर टॉपिक है, इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो जब एंटरप्रेन्योर शुरुआत में होता है तो छोटे छोटे बिल्स सेव करके रखना, एट द एंड ऑफ द वीक मंथ उसका कंसोलिडेशन करना, ये कुछ बातें रहती थी। और उसमें कैश फ्लो मैनेजमेंट, यानी पैसा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, हम इनकम कितना बना रहे हैं, एक्सपेंस कितना बना रहे हैं, उसका मैनेजमेंट करना। और उसी के साथ में हर ईयर का इनकम टैक्स पे करना। तो संध्या जी, एक क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ पे बहुत ऐसी आदत है, लोग इनकम टैक्स पे करने में मैं कितना इनकम टैक्स बचा पाता हूँ वो सोचते हैं। तो राइट। तो आप इस पर टिप्पणी कीजिए, और मुझे ऐसा लगता है इनकम टैक्स जरूरी क्यों है, इससे हम शुरुआत करते हैं आपसे। इनकम टैक्स जरूरी क्यों है, मतलब दैट इज द बेसिक सोर्स टू गवर्नमेंट फॉर रेवेन्यू। इनकम टैक्स इज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो भी फैसिलिटीज आपको देती है, अदरवाइज दूसरा कुछ गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम नहीं ना। रेवेन्यू कैसे आएगा, जो खर्चे करने हैं वो कैसे, आइदर डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो वो दोनों ही तरीके हैं जो गवर्नमेंट रेवेन्यू अर्न कर सकती है, तो इसलिए इनकम टैक्स जरूरी है। दूसरी बात एक ये है कि आई हैव आल्सो सीन दैट पीपल कम टू मी एंड हाउ टू सेव द टैक्स। यस, टैक्स प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट। मतलब जहाँ पे जो लीगल वेज है वो सॉर्ट करके आप टैक्स प्लानिंग जरूर कर सकते हो, दैट इज फाइन। बट जो बाकी की चीजें है ना, मतलब टैक्स इवेजन, आई हैव नेवर सपोर्टेड टैक्स इवेजन पार्ट। और वो करने के बाद जो फिर मैनेज करने के लिए आता है, मतलब जो उसके when you have to manage the documents according to that, and you have to manage other things also according to that, then it becomes actually really tedious job. मतलब उसमें जो एनर्जी जाती है that is totally unproductive. This is what I think. So legal way में tax planning is not bad at all, but tax evasion I have never supported, and even I never advise also. तो मतलब जो प्रॉपर वे है, आप एक जैसे मयूरेश्वर जी ने बोला कि एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाके आप सारा डॉक्यूमेंट ट्रेल एंड एवरीथिंग यू कैन प्लान एंड देन पे द टैक्स। दिस इज व्हाट इज। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैसा होता है
दिस इज एक्सपीरियंस, जहाँ यहाँ के जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से काफी लोगों का एक्सपीरियंस होता है कि दे थिंक, मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स है, स्पेशली स्मॉल ओनर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, दे थिंक मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स पेमेंट्स, बट इट इज नॉट लाइक दैट. मतलब टैक्स पेमेंट होना चाहिए, टैक्स पेमेंट के लिए आपको बुक्स रखने हैं, ठीक है, बट टैक्स पेमेंट और कैलकुलेशन ऑफ टैक्स should be based on my books of accounts. My books of accounts should not be based on my tax payment. Okay, so this is what I have experienced many a times. So that is a byproduct. Books of accounts आपको काफी चीजों में यूज होते हैं, जैसे कि आपका कैश फ्लो मैनेजमेंट करना है, या फिर टाइमली कलेक्शन है, आपका कॉस्ट कंट्रोल्स है, प्रोडक्ट प्राइसिंग है, काफी चीजों में आपको यूजफुल होते हैं. तो इट्स बेटर टू मेंटेन बुक्स for your other things and pay tax honestly whatever it is. संध्या जी, एक क्वेश्चन थोड़ा सा नोवाइस यानी जो नए बिजनेस शुरू करते हैं उनके थॉट प्रोसेस से है कि ये इनकम टैक्स रिटर्न्स होता क्या है. ये थोड़ा सा प्राइमरी क्वेश्चन लगेगा, लेकिन हमें ये भी लोगों तक पहुंचाना है कि ये इनकम टैक्स पे करना होता है और उसमें रिटर्न्स करके बोला है, तो ये होता क्या है. Okay, basically income tax return is a document, or I can say it is a form where you fill in your income, matlab gross revenue, then your expenses, then your other financial data like assets and liabilities, bank account details, other financial data what is required, and then you file it to the tax authorities. For our, it is income tax department. Now what exactly you are doing by filing the income tax return, that by filing income tax return you are declaring your income and tax liability, and at the same time you are settling also. So you are using your advance tax, you are using your TDS to pay off the tax liability, and if there is any shortfall you are paying self-assessment tax. So the self-assessment word is important. You are self-assessing your income and tax liability and reporting it to the tax authorities. This is the basic meaning of income tax. बिल्कुल. और मैं भी एक बिजनेसमैन कुछ सालों से हूँ और आई हैव बीन इनटू कंसल्टिंग बिजनेस. तो पहले अर्ली डेज में मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं इनवॉइस रेज करता था और उससे कुछ अमाउंट कट होके आता था. बाद में पता चला हाँ, टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स. और ये जब नए बिजनेसमैन नया बिजनेस शुरू करते हैं तो इन सब ट्रांजिशन से जाते हैं. तो माय टैक्स इज बीइंग पेड बाय समबडी हु इज पेइंग मी डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट. और एंड में मैं जब सेल्फ डिक्लेयर करता हूँ तो अगर मैंने ज्यादा टैक्स पे किया है तो गवर्नमेंट मुझे वापस देती है, और अगर मैंने कम भरा है तो देन आई हैव टू पे द टैक्स. नाउ small question, Sandhya ji, and then we'll come to Mayureshwar about his early experiences of accounting. क्योंकि हर एंटरप्रेन्योर इस ट्रांजिशन से जाता है जब वो बहुत सारी अलग अलग तरीके के लर्निंग्स उसमें लेता है. तो संध्या जी, ये जो टीडीएस है और हम जब टीडीएस पे करते हैं, राइट, तो एंड में हम असेसमेंट करते हैं पूरा कि हम कितने टीडीएस हमने पे किया है, और गवर्नमेंट से बाकी का इधर लेते हैं नहीं तो पे करते हैं. तो इसमें ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं क्या जो एक बिजनेसमैन को ध्यान में रखनी चाहिए कि वो इनके एक्सपेंसेस कैसे अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट करे, और ये जो असेसमेंट है खुद का वो अच्छी तरह से करे, और इन्वेस्टमेंट्स का उसमें रोल क्या है? बेसिकली कैसा है, वो इन्वेस्टमेंट्स, पहले मैं टीडीएस के इस पे ऊपर आती हूँ. तो टीडीएस इज बेसिकली दो टाइप का होता है. व्हेन यू आर रनिंग अ बिजनेस आपको दो टाइप के टीडीएस रहेंगे. वन विल बी टीडीएस रिसीवेबल एंड अनदर विल बी टीडीएस पेएबल. सो व्हाट इज टीडीएस रिसीवेबल? टीडीएस रिसीवेबल मतलब आपके जो बिल्स है उस पे आपके जो कस्टमर्स या फिर क्लाइंट्स है उन्होंने डिडक्ट किया हुआ टैक्स जो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न आप क्लेम करोगे एज यूर इनपुट, मतलब आप खुद के टैक्स लायबिलिटी से वो लेस करोगे. और टीडीएस पेएबल क्या होता है? जो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर्स को पेमेंट करते हो उसमें से जो आप डिडक्ट करते हो, दैट इज टीडीएस पेएबल. So except individual and HUF, everybody is supposed to comply with the TDS, मतलब TDS deduction की as a payer, TDS deduction की जो provisions है उनके साथ comply करने की उसकी responsibility है. Partnership, LLP and all other. तो जो TDS regarding ये दो part हो गए. तो next part is preservation of documents, right?
टीडीएस जो है हमने भरा हुआ है, हमारा काटा हुआ हमारा सामने वाला जो भरता है तो हमें अपने 26 एस में दिख जाता है। नाउ एवरीथिंग इज ऑनलाइन, तो आप खुद देख सकते हो कि सामने वाले ने अपना मेरा टीडीएस कितना काटा है और कितना डिपॉजिट किया है, और अगर उसने डिपॉजिट नहीं किया है देन यू कैन रेज अ क्वेरी टू दैट पर्सन। अभी मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, तो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम वेरी बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू। इनकम टैक्स के लिए भी जरूरी है एंड आपके मैनेजमेंट के लिए भी वो जरूरी है टू असेस योर एक्सपेंसेस। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एक आध महीने में काफी सारे एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए। यूजुअली स्मॉल बिजनेस ओनर्स डोंट फोकस ऑन प्रिपरेशन ऑफ एमआईएस, मंथली इंफॉर्मेशन सिस्टम जो रहती है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो मंथली बनता है यूजुअली, तो स्मॉल बिजनेस ओनर्स उस पर फोकस नहीं करते। लेकिन अगर वो बनाते हैं तो पता चलता है कि एक आध महीने में मेरा पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर है, सपोज पेट्रोल एक्सपेंसेस वो ज्यादा हो गया है, एक महीने में कम हो गया है, तो उसके अंडरलाइन सपोर्टिंग्स अगर मेरे पास है तो मैं उसका असेसमेंट कर सकती हूँ। दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनेजमेंट। फॉर इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होता है, आपने जो भी एक्सपेंसेस आपका बिजनेस रन करने के लिए किए हैं, दोज आर अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम योर रेवेन्यू। मतलब मेरा जो रेवेन्यू रहेगा उसमें से मैंने जो एक्सपेंसेस है जो मैंने मेरे बिजनेस रन करने के लिए किए हैं वो बचेगा, तो दैट विल बी माय प्रॉफिट एंड दैट विल बी टैक्सेबल। तो उसके बाद बाकी के कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें अभी मैं नहीं जाती, देन यू विल अराइव एट द टैक्सेबल इनकम। तो वो बहुत लंबा सब्जेक्ट है। तो ये मुझे अगर प्रूव करना है कि ये पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर मैंने मेरे बिजनेस के लिए ही किया है, तो वो प्रूव करने के लिए मेरे पास उसका सपोर्टिंग होना जरूरी है। And for that matter, I need to preserve all the bills, all the vouchers जो भी है, या फिर आपका इंटरनल कम्युनिकेशन है। आजकल काफी टाइम मतलब जो अप्रूवल्स होते हैं मैनेजमेंट के वो मेल थ्रू भी हो जाते हैं, तो इन दैट केस यू नीड टू प्रिजर्व दोज मेल्स आल्सो। ओके, so this is the importance of preserving every document and to maintain the audit trail. ऑडिट के टाइम पे भी वो यूजफुल हो जाता है। ऑडिट के टाइम पे भी इफ इट इज हैंडी, इफ यू हैव मेंटेन्ड इट क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज विथ प्रॉपर वाउचर नंबर्स एंड इन सिंक विथ योर एंट्रीज इन द बुक्स, तो इनकम टैक्स में भी अगर बाद में कभी कुछ रिक्वायरमेंट आती है या फिर स्क्रूटिनी वगैरह आती है, तो यू हैव ऑल द रिकॉर्ड हैंडी विथ यू। तब जाके आपको मतलब you don't have to run at when somebody asks you for those documents. तो इसलिए वो प्रिजर्व करना जरूरी है। What was the third one? I forgot. I would like to ask one small thing to Mayureshwar, that Mayureshwar, so when you actually started increasing your business, जब आप business बढ़ाते गए, तो उसमें ऐसा ट्रांजिशन हुआ होगा जहाँ पे आपको एक्सपेंशन के लिए लोन की जरूरत हुई होगी। yes. तो क्या आपको ऐसा एक्सपीरियंस आया कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में उसका जो बेनिफिट है वो आपने कभी एक्सपीरियंस किया? yes, definitely. इसका एक बहुत मतलब बहुत वियर्ड बट एक अच्छा किस्सा है जो मेरे साथ हुआ था, एक घटना घटी थी मेरे साथ। जब से मैंने बिजनेस शुरू किया तब से मैंने ये तो डिसाइड किया था कि हर साल मुझे इनकम टैक्स भरना है। आई वॉन्ट दैट पेपर विथ मी। ओके, शायद मेरा इनकम उतना ना हो सो मैं नील रिटर्न फाइल करूं, क्योंकि शुरुआती दिनों में जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तब फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पास उस सेक्शन की और उस सेगमेंट की कुछ ऐसी ऑफिशियल डिग्री या ऐसा कुछ नहीं था। मैंने मेरे बलबूते पर मैंने मेरे थिएटर वो सब चीजें मतलब बिजनेस स्टार्ट किया था। तो ये तो दिमाग में फिट था कि भाई अगर मुझे आगे जाके बिजनेस बढ़ाना है, सी आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली जहाँ पे मेरी मॉम और मेरे डैड दोनों काम मतलब दे आर वर्किंग पर्सन, सो उनके पास से तो मैंने कुछ पैसा नहीं दिया था। जो कुछ पैसा मैंने मेरे एंड पे सेव किया था वही पैसा एज अ कैपिटल इंट्रोड्यूस करके मैंने मेरे बिजनेस शुरू किया। तो शुरुआती दिनों में ये बहुत मेरे दिमाग में पक्का था कि मुझे वो कागज चाहिए, बिकॉज उसका फायदा ऐसे हुआ जब when you are shifting your business gear or you can say when you are shifting your business focus from one point to another, जहां पे वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट और अहम डॉक्यूमेंट है इनकम टैक्स रिटर्न।
मतलब जितना आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, शॉप एक्ट, लाइट बिल एंड ऑल important documents are there, but income tax return is the underlined mandate document which you have. If you have that, you will get the loan as per your slab or as per your financials. But if you don't have that, then कोई भी बैंक आपको एंटरटेन नहीं करता एक क्लिक के बाद। सो वो प्राइवेट बैंक हो या फिर नेशनलाइज बैंक हो या स्टेट वाइज बैंक हो, वहां पे वो डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है। सो जब मुद्रा योजना जब लॉन्च हुई इंडिया में, तब उससे पहले मैं बहुत बहुत बैंक के पास जाता था, मुझे लोन चाहिए, मुझे सीसी चाहिए, मुझे ओडी चाहिए, समथिंग समथिंग। सो कैश क्रेडिट या फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए मैं जाता था। मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड हुआ, वो बैंक वाले देखते थे। मेरा अकाउंटिंग, वो बैंक के साथ रिलेशन अच्छा है, वो देखते थे। बट एट द एंड ऑफ द डे वो मुझे कुछ ना कुछ मांगते थे जो मेरे पास नहीं था एट दैट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एज अ कोलैटरल। बट जब जैसे मुद्रा लॉन्च हुआ और जब मैं बैंक में वापस मेरा बिजनेस प्रपोजल लेके गया कि मेरा ये बिजनेस है और मुझे ऐसा ऐसा सपोर्ट चाहिए, उन्होंने पूछा कि आपका बिजनेस कितने साल से है, तो मैंने बताया उस टाइम पे शायद 7 साल हुए थे। तो वो ब्रांच मैनेजर जो था उसने पूछा कि आपके पास 7 साल के रिटर्न्स है क्या। एक्चुअली उनको 3 साल के ही लगते हैं लेटेस्ट में, बट वो पूछ रहे थे कि आपके पास 7 साल के रिटर्न्स है क्या। उन्होंने क्वेश्चन मुझे क्यों किया था मुझे पता नहीं, बट मैंने बोला, और मैंने ऑब्वियसली बोला हाँ और उनको दिखा दिया। सो उन्होंने वो सातों इनकम टैक्स रिटर्न के मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो देखे। उसके बाद उनको ये पता चला कि कैसे ये बिजनेस ग्रो हुआ है मेरा। और when I am demanding a 7 lakh CC or 7 lakh OD at that time, 5 or 6 years back, they offered me 10 lakh. And that is because of the only income tax return. Because वो डॉक्यूमेंट मुझे मतलब ये दिमाग में भी नहीं था कि मुझे 10 लाख की जरूरत है। आइडियली मुझे 5-6 लाख की जरूरत थी, क्योंकि उस टाइम पे लॉन्ग टर्म गोल्स कुछ ज्यादा नहीं थे, शॉर्ट टर्म पे ज्यादा फोकस था। और शॉर्ट टर्म में अच्छा बिजनेस करके सेव करके फिर आगे जाने का सोचना था। और उस प्लानिंग में और उस डिसीजन में जब मैं बैंक में गया, तब मैंने बोला था 5-6, चलो 7 बोल देते हैं, कुछ थोड़ा कम ज्यादा करके 6 तक तो मिल जाएगी, ऐसा मैंने सोचा था। बट थैंक्स टू दैट डॉक्यूमेंट विच आई प्रिजर्व एंड विच मतलब जो मैंने स्ट्रिक्ट रिजीम जो पहले शब्द यूज किया कि मैंने नील तो नील रिटर्न भरना चाहिए, और वो इम्पोर्टेंट है। मतलब मेरे स्टाफ मेंबर जितने हैं उनको ये पता है कि मार्च एंड के बाद उनका सबका रिटर्न कंपलसरी भरना जरूरी है। अगर उन्होंने रिटर्न नहीं भरा है, उनकी 3 महीने की सैलरी में रोक के रखता हूँ। और क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो उनको जाके उनको उसका फायदा होने वाला है। और बिल्कुल। टेल यू वन मोर थिंग, जो मेरा अकाउंटेंट है उसको अभी उसके घर में थोड़ा रिनोवेशन करना है। और जब वो अभी बैंक में गया था पिछले हफ्ते लोन मांगने के लिए, तब बैंक ने उसे भी पूछा कि आप सैलरी स्लिप दोगे, इनकम टैक्स रिटर्न दोगे, एज यूर अ सैलरीड पर्सन। तो उसने भी प्राउडली उनको कहा कि नहीं, मैं इनकम टैक्स रिटर्न दूंगा, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू मी। सो दिस इज हाउ इट इज। बट मयूरेश्वर जी, आप इस मेरे कोविड को टाइम में फायदा लेकिन एज अ बिजनेसमैन ऐसा हुआ कि मतलब भगवान देता है तो थोड़ा छप्पर फाड़ के देता है, वैसा सीन मेरे साथ वहां पे हुआ। एंड मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हो गया था कि अरे यार मेरे को तो 5-7 लाख ही चाहिए, 5-6 लाख ही चाहिए थे, बट अभी 10 लाख मिल गए। बट वो जब उन्होंने मेरे को सैंक्शन दिया, तब मेरे को ये एक जिम्मेदारी का एहसास भी हुआ कि नाउ वी हैव टू हैंडल इट वेरी मच प्रॉपरली। एब्सोल्युट। करेक्ट। मयूरेश्वर जी, आप इस कोविड टाइम में लेकिन लोगों की 3 मंथ्स की मत रोक के रखे, वो नहीं इनकम नहीं टैक्स रिटर्न भरेंगे। आई विल और टेल यू ऑन रिकॉर्ड, मैंने ये किसी को भी सी आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन की जो मतलब ज्यादा बहुत खुद की प्रशंसा करे, ऐसा मैं नहीं हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग। हाँ मुझे अच्छा लगता है बट मैं खुद नहीं करता। बट आई विल टेल यू ऑनेस्टली, लास्ट ईयर मार्च में सबको कोविड का टेंशन हो गया, बहुत सारे बिजनेस
ऊपर नीचे हो गए, हमारा भी बिजनेस इम्पैक्ट हुआ, नहीं ऐसा नहीं, हर एक इंडस्ट्री इम्पैक्ट हुई है उससे। बट आई कैन प्राउडली से और टेल दैट कि जो एज अ कंपनी जो हमारा फाइनेंशियल स्ट्रिक्ट रिजीम हमने फॉलो किया था, उसका फायदा मुझे ऐसे हुआ कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 5 महीने मैंने सबको हाफ सैलरी दी। And I can proudly say Full House is the only company in service industry, in typically in Pune, who are working in the advertising section. लास्ट सितंबर से हमने सबको उनकी 100% सैलरी देना शुरू कर दिया। और बिल्कुल। क्यों दैट्स हुआ? रियली समथिंग टू। और ये पॉसिबल क्यों हुआ? मतलब मेरे कितने दोस्त है जो एडवर्टाइजिंग सेक्शन में ही काम करते हैं, उनके 20% 30% सैलरी आज की डेट में भी कट हो रही है। एब्सोल्युटली। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उनका कुछ गलत हुआ है या कुछ अच्छा हुआ है या नहीं, बट एक जो अच्छा फीलिंग होता है ना जहन में कि आप मैंने कुछ तो मेरे स्टाफ के लिए किया। एंड आई विल टेल यू, मेरे पास 12 लोग काम करते हैं एंड आई हैव 6 कंसल्टेंट्स ऑन बोर्ड, सो 18 लोगों को मेरे को हर महीना पैसा देना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट इज द प्राउड मोमेंट फॉर फुल हाउस फैमिली की उसने सितंबर 2020 से हर एक मेंबर की सैलरी पूरी देना शुरू कर दिया। बिल्कुल। संजय जी, लेट अस कम टू द बेनिफिट्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड आल्सो द प्रोसीजर। सो शॉर्ट में अगर आप बताएंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का जो प्रोसीजर है वो किस तरह का होता है, और जैसे मयूरेश्वर ने भी अभी बेनिफिट्स के बारे में बात की, तो लेट अस कम टू दैट पार्ट वेयर व्हाट्स द प्रोसीजर एग्जैक्ट। प्रोसीजर अभी खाली बिजनेस के लिए बताना है ना, बिकॉज फॉर एवरीबडी इट विल बी डिफरेंट। Different, but in short, in very short, yeah, for business. yeah. Actually, there are 5 heads of the income: salary, house property, profit from business or profession, capital gains, and other sources. So, अभी business के लिए income tax का return कैसे फाइल होता है, मैं एक just I'm going through that. सबसे पहले आपके accounts complete करने होते हैं आपको, जो आप साल भर में जो खर्चा करते हैं या फिर इनकम अर्न करते हैं, वो अकाउंट्स आपको कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, विच इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अभी आपका फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, उसके ऊपर उसका फॉर्मेट या फिर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स रहती है। तो जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें आपने जो प्रॉफिट डिक्लेयर किया हुआ है, उसमें काफी सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं। काफी सारी एडजस्टमेंट्स मतलब देर आर सर्टन अलाउंसेस और सर्टन डिसअलाउंसेस। डिसअलाउंसेस लाइक कि इफ यू हैव नॉट पेड द पीएफ ऑन टाइम, तो वो आपका कंट्रीब्यूशन है दैट गेट्स डिसअलाउड। या फिर आपने कैश में कुछ खर्चे किए हैं विच आर इन एक्सेस ऑफ स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ 10,000, तो वो डिसअलाउ हो जाते हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के कुछ वहाँ पे कुछ प्रोविजंस हैं, तो वो अगर आपने कंप्लाई नहीं किए हैं तो फिर वो डिसअलाउ हो जाते हैं। तो ये सारे डिसअलाउंसेस जो है वो आपके प्रॉफिट में ऐड होंगे। और सम एडिशनल अलाउंसेस लाइक आपका डेप्रिसिएशन है। आप अगर कंपनी मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी मतलब कंपनी है, तो फिर आपको डेप्रिसिएशन 2 टाइप से कैलकुलेट करना पड़ता है, एक एज पर कंपनी लॉ एंड दूसरा एज पर इनकम टैक्स लॉ। तो डेप्रिसिएशन कंपनी लॉ के हिसाब से जो आपने कैलकुलेट किया है दैट विल बी एडेड बैक टू योर प्रॉफिट, मतलब उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। और कंपनी इसके इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन है वो आपको एडिशनली अलाउ होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो ज्यादा रहता है, एज पर इनकम टैक्स लॉ आपको ज्यादा मिलता है, तो वो लेस होगा। तो ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी आता है दैट विल बी योर टोटल इनकम, दैट विल बी टैक्सेबल। वो टैक्सेबल इनकम के बेसिस पे आपको डिपेंडिंग ऑन योर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। टैक्स कैलकुलेट होने के बाद उसमें आपका जो एडवांस टैक्स भरा हुआ है या फिर टीडीएस है आपके पास, तो वो सारी एडजस्टमेंट्स लेस हो जाएगी और आपकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी या फिर रिफंड आ जाएगा। लाइबिलिटी है इफ यू आर नॉट विद इन द ड्यू डेट, तो फिर आपको इंटरेस्ट लगता है 234 ABC का, डिपेंडिंग ऑन द व्हेन यू आर फाइलिंग द रिटर्न हाउ मच यू हैव पेड द एडवांस टैक्स डिपेंडिंग ऑन दैट। और फिर आपकी फाइनल लाइबिलिटी आती है। आपको फाइनल लाइबिलिटी पे करनी होती है, वो चलन के डिटेल्स के साथ आपका डिपेंडिंग ऑन योर
टाइप, मतलब इंडिविजुअल है या HUF है या फिर कंपनी है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, वो बेसिस पे आपको ITR सिलेक्ट करना होता है। ITR 1 and 2 आर फॉर सैलरीड पीपल, नॉट फॉर बिजनेसेस। सो ITR 3 के साथ अपना बिजनेस वालों के लिए है। तो ITR में जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो सारी फिल करके आपको फाइल करना होता है इनकम टैक्स रिटर्न, along with all the TDS details and self-assessment tax details, advanced tax details आपको फाइल करना होता है। उसके बाद उसका जो है वो E-वेरिफिकेशन रहता है। अगर कंपनी है तो डेफिनेटली यू हैव टू E-वेरीफाई दैट, लेकिन आप इंडिविजुअल बेसिस पे हो या फिर पार्टनरशिप फर्म है, देन यू कैन डू द वेरिफिकेशन विद आधार OTP। तो आइदर यू कैन डू दैट E-वेरिफिकेशन, और वो होने के बाद इट इज कंसिडर्ड एज रिटर्न फाइल। जब तक आप E-वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तब तक आपका रिटर्न फाइल हुआ है ऐसा नहीं माना जाता है। ओके, सो आइडियली देयर इज 31 जुलाई अगर मेरी डेडलाइन है, मैंने 31 जुलाई को रिटर्न भरा है, तो 4 महीने के आगे के 4 महीने में 120 डेज में मुझे वो E-वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ता है। सो दिस इज द बिल्कुल, प्रोसीजर फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स। ग्रेट। संध्या जी, आपने बहुत ही सिंपल तरीके से ये स्टेप्स बता दी, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई जस्ट वांट टू मेक अ स्मॉल पॉइंट हियर कि दयासरा फाउंडेशन के ये जो सेशंस है, आप जहाँ पे इन एक्सपर्ट्स को या एंटरप्रेन्योर को सुन रहे हैं, तो आवर ऑब्जेक्टिव एट दयासरा's इकोसिस्टम इज दैट जो मेंटोर्स होते हैं उनसे अच्छी तरह का गाइडेंस राइट टाइम पे लेने से आप बिजनेस के बहुत सारे हर्डल्स जो होते हैं वो एक्सक्लूड कर सकते हैं, और वो हर्डल्स पार करके आप आगे जा सकते हैं, बिजनेस में अटक नहीं जाते, क्योंकि ट्रायल एंड एरर्स होते रहते हैं। नहीं तो सो लर्निंग फ्रॉम समबडी एल्सेस एक्सपीरियंस इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। इसलिए ये सेशन चालू है। संध्या जी हमारे साथ एक्सपर्ट की तरह आ गए और मयूरेश्वर ने उनका खुद का भी एक्सपीरियंस बता दिया। तो ITR फाइलिंग इज वन स्टेप that is important for entrepreneurs. All of us agree on that. और आप ITR फाइल करेंगे, आप उसके साथ में आपका जो अकाउंटिंग और फाइनेंस का जो पूरा डिसिप्लिन है वो भी आप अच्छी तरीके से करेंगे। वी गॉट टुगेदर फॉर अ शॉर्ट वाइल अबाउट 30 मिनट्स। तो आपके क्वेश्चंस भी अगर हो तो आप फेसबुक पेज पर हमारे डालते रहिए। और आज के सेशन के बारे में जो फीडबैक है, यानी हमारे वेबसाइट पर इवेंट पेज और इवेंट की जो लिंक होती है वहाँ पे भी आप फीडबैक दे सकते हैं। हमारे कलीग अभी चैट बॉक्स में उसका फीडबैक लिंक भी डाल देंगे। तो आप ये जो हमारे लाइव्स है वो सेशंस है वो आप देखते रहिए। हर थर्सडे को वी कम टुगेदर एंड चैट अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स। डिफरेंट बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स कम हियर एंड शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। तो मिलते रहेंगे हर थर्सडे को। और मयूरेश्वर जी, हम आपके साथ में डिस्कशन करते रहेंगे yes आगे जाते definitely हुए भी। और मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर yes thank शेयरिंग you योर Anand thank you एक्सपीरियंसेस। संध्या जी, थैंक यू सो Thank you. मच फॉर Yes, शेयरिंग thank you. योर नॉलेज। Thank थैंक्स अ you. लॉट। yes All right. So we also have this feedback link. I would request all the participants to quickly click on the link and share your feedback. That way you'll also get an access to the portal. So Mayureshwar, just for your information, Dayasra's portal is an online platform where once you sign up or once you do any sort of an activity, we continuously stay in touch with you for your needs और entrepreneur की journey करके हम okay तो starting from your kick off or where you start your business to manage to grow, there are 3 steps that we work with entrepreneurs। और हम उनका हैंड होल्डिंग मेंटोरशिप करते रहते हैं। हमारे मेंटोर्स की लिस्ट भी बहुत ही बड़ी है जो एक्सपीरियंस्ड मेंटोर्स है। संध्या जी जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स वो लिस्ट में है। So we also have Priya Joshi, Sandhya ji's partner over here, and various other entrepreneurs. So I also want to thank all of the entrepreneurs who actually were present here today. So thanks a lot. Would wait for a while for the screen and the session will be open until all of you use the link. Mayureshwar, I would say that if you have any other engagements, you are free to not currently log off, if and Sandhya ji. अगर कुछ है तो मैं ड्रॉप आउट हो जाऊंगा, डोंट वरी, बट अभी तो एक Sure, के लिए आई हैव अ टाइम sure. Thank you so much. संध्या जी, आपको और कुछ शेयर करना है?
Regarding income tax filing या फिर financial discipline, I can share on both the things. No, anything that you would like to for the entrepreneurs who are present over here. हाँ, एक्चुअली एंटरप्रेन्योर्स के लिए मेरे पास मतलब शेयर करने लायक एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है बेसिकली। कैसे होता है कि काफी टाइम्स हमने देखा है कि आज लोन का प्रपोजल फाइल करना है या फिर मुझे टेंडर भरना है, तो 2 दिन पहले हमारे पास आ जाता है कि हमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए, हमें टेंडर भरना है या फिर लोन का प्रपोजल डालना है। तो होता क्या है, कोई भी सीए मतलब कितना भी एक्सपीरियंस्ड हो, उसके बाकी का काम संभाल के 2 दिन में आपकी बैलेंस शीट बनाना, इट्स अ रियली टफ जॉब। तो घाई में कुछ तो बना मतलब वो ड्राफ्ट या फिर प्रोविजनल बैलेंस शीट है वो बनती है, कभी वो डिले हो जाता है, वो टेंडर की डेट मिस हो जाती है, या फिर लोन का डिले हो जाता है उनको लोन मिलना। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव दैट हैबिट ऑफ टाइमलीनेस। आपके जो भी आपका अकाउंटिंग है या फिर आपके जो भी कंप्लायंसेस है वो टाइमली करते रहना जरूरी है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है एंटरप्रेन्योर्स के साथ, दैट इज कि एंटरप्रेन्योर्स जो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स या फिर मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो है वो खाली कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो इट इज नॉट लाइक दैट, मतलब कंप्लायंसेस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। आपका कंप्लायंस आपके रिकॉर्ड पे बेस्ड होना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया था कि मेरा इनकम टैक्स रिटर्न मेरे रिकॉर्ड पे बेस्ड होना चाहिए ना। काफी टाइम अभी जैसा जीएसटी के रिटर्न है वो मुझे मंथली भरने पड़ते हैं, फिर इनकम टैक्स का रिटर्न साल में एक बार आता है। तो जीएसटी के रिटर्न में भी मंथली जब भरते हैं तो मेरा मतलब ऑलमोस्ट आधा काम तो वहां पे हो जाता है ना, तो बाकी का काम क्यों पेंडिंग रखने का। दूसरा एक ये है कि लास्ट मिनट रश, जैसे अभी मेरे घर में है, मुझे घर में कोई एक 200 किलो का कुछ है वो इधर से उधर उठा के रखने का है, तो आई कैन नॉट लिफ्ट दैट 200 kgs एट अ टाइम। अगर मैं वैसा करूंगी तो मैं गिर जाऊंगी, मैं मतलब पार्ट्स एंड पीसेस में उसको मूव करूंगी। सेम इज द केस, हर कोई भी प्लेटफॉर्म है या हर कोई भी इंसान है, उसकी एक इनहेरेंट कैपेसिटी होती है, उसके ऊपर वो काम नहीं कर सकता। तो इनकम टैक्स रिटर्न का भी, इनकम टैक्स का जो प्लेटफॉर्म है उसका भी वैसे ही है ना, कि सारे टैक्स पेयर्स अगर 31 जुलाई को ही लॉग इन करेंगे तो वो सिस्टम क्रैक होनी ही है, मतलब हैंग होनी है, वो कोलैप्स होनी है, और तब जाके आपको गवर्नमेंट को या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, वो जिन्होंने वो पोर्टल बनाया है, वो आईटी कंपनीज को, उनको ब्लेम करने का कुछ मतलब नहीं रहता है। इट हैपेंस, सब लोग गवर्नमेंट को या फिर ये पोर्टल इन्फोसिस ने बनाया है या टीसीएस ने बनाया है, सबको गाली देना स्टार्ट कर देते हैं। बट उसमें उनकी क्या गलती है ना, जैसे मैंने बोला कि अगर मैं पूरा 200 किलो में उठाऊंगी तो मैं गिर जाऊंगी, इट हैपेंस सेम वे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको आपकी जो ड्यू डेट्स है, कोई भी हो ड्यू डेट्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की हो, अभी इंडिविजुअल्स के लिए 31 जुलाई है, नॉन ऑडिट केसेस इंडिविजुअल्स के लिए 31 जुलाई है, दिस इज फॉर मेनी इयर्स। तो आपको वो 1 अप्रैल को वो ड्यू डेट पता है, एंड जनरल ये ड्यू डेट्स कभी प्रीपोन नहीं होते हैं, मिला तो एक्सटेंशन ही मिलता है, कभी प्रीपोन नहीं होते हैं। तो आपको 1 अप्रैल 2021 को मुझे पता है कि मुझे 21-22 का रिटर्न 31 जुलाई 2022 तक फाइल करना है। तो व्हाई कांट आई प्लान अकॉर्डिंगली। घर में जब अपने कोई फंक्शन होता है तो उसकी तैयारी भी महीनों से, दिनों से चलती रहती है, हफ्तों से चलती है। देन व्हाई वुड नॉट प्रिपेयर फॉर द फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। वो 11th आवर पे रश क्यों है। आपके जो भी टैक्स कंसल्टेंट है उनके पास सब लोग अगर जुलाई के लास्ट वीक में रिकॉर्ड लेके जाएंगे तो वो भी, उनकी भी तो कुछ कैपेसिटी होती है ना, दे कैन नॉट वर्क लाइक दैट। Absolutely. It's always better to start preparing for filing of return from इनकम टैक्स रिटर्न। आपके जितने भी है जीएसटी के रिटर्न है या फिर आपका पीएफ का पेमेंट है, पीटी के रिटर्न होते हैं, वो सारे आप टाइमली करो। उस पे टाइमली ना करने से जो आपको मॉनेटरी लॉसेस होते हैं, दोज आर ऑल अनप्रोडक्टिव। आपने 2000 रुपए खर्च किए तो उसके बदले में आपको कुछ मिलता है, लेकिन 2000 रुपए की आप पेनल्टी भरते हो तो उसके लिए आपको कुछ नहीं मिलता है, आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाती है, डिफॉल्टर लिस्ट में आ जाते हैं। सो बेटर टू अवॉइड ऑल दोज थिंग। सो दिस इज द मतलब बेसिक थिंग। मतलब मराठी में बोलते हैं कि तहान लागल्या विहीर खणणे, सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। आग लगने पे कुआं खोदना, जैसे जो बोलते हैं ना, इट शुड नॉट बी लाइक दैट।
It is like that. Yeah, yeah. तो Anand, वही हमारा टारगेट है कि मार्च 21 के जो मेरे पास जो क्लाइंट है उनका सारा अकाउंटिंग हमारा 31 मई तक खत्म हो जाएगा, along with reviews, हमारे सीनियर्स के रिव्यूज के साथ everything will be complete by 31st of May. Then I will have 2 full months in hand to prepare for income tax return, and nobody will work in pressure. So That's fabulous. That's fabulous. That's fabulous. it's like that. ऑल राइट, थैंक यू सो मच। एंड अभी यहाँ पे लिंक है, आप फिल कर दीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन है कि इनकम टैक्स अगर इनकम नहीं हुआ है तो हाँ नील रिटर्न फाइल करना इट इज बेटर इफ यू जरूरी आर है। इन द बिजनेस। जैसे मयूरेश्वर जी ने Yeah. बोला कि नील रिटर्न, आपको इनकम टैक्स से काफी सारे फायदे हैं, वैसे उसमें से एक इम्पोर्टेंट है कि फॉर लोन प्रपोजल, लोन प्रपोजल के लिए तो लगता है, देन वीजा एंड ऑल सच डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपका इनकम टैक्स रिटर्न लगता है। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो आपकी क्रेडिबिलिटी या ट्रस्टवर्दीनेस आपकी एस्टेब्लिश कर देता है। आप जैसे कि स्मॉल बिजनेस ओनर से उनके डीलिंग्स अगर कोई बड़े बिजनेस हाउस के साथ चलते हैं तो वो आपके पास सारा डेटा मंगा लेते हैं, आपकी बैलेंस शीट, आपके इनकम टैक्स के रिटर्न्स एंड आपके जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी भी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। तो अलॉन्ग विथ लोन प्रपोजल इनकम टैक्स का रिटर्न भरना नील भी है तो भी भरना जरूर, मतलब इफ यू आर इन बिजनेस इट इज वेरी मच नीडेड। Anand, I want to share one thing, if you're okay with that. Yes. If या allows. सो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। द थिंग इज दैट मुझे एक जो बात कहनी थी जो संध्या जी अभी बोल रही थी, तो मैंने यहाँ पे नोटिंग बोनर्स और एंटरप्रेन्योर्स को मेरा इतना ही सजेशन है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो ज्यादातर सीए पे डिपेंड रहते हैं, जो सब कुछ सीए को पूछते हैं एंड दे आर नॉट वेल इक्विप्ड विद देयर ओन थॉट्स। ये एक बात। और दूसरी, जब सीए या फिर कोई भी आपका कंसल्टेंट, जब आपका मतलब सीए हो, सीएस हो, आपके ऑन बिहाफ ऑफ आपका जब रिटर्न फाइल करता है, कुछ भी करता है, तो उसका एक एक्नॉलेजमेंट कॉपी आपके पास, जैसे संजय जी ने बोला कि 2 दिन में बैलेंस शीट चाहिए, कुछ टेंडर भरना है, कुछ लोन प्रोसेस है, तो वो हाफ हार्टेडली और हाफ हैजर्डस हो जाता है बहुत सारी में। तो जैसे हम एडवर्टाइजिंग में बोलते हैं कि आपको एक यू हैव टू फॉलो अ स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस when you are a designer or you are a production head of a company, you have to be maintain every record। कि अभी एडवर्टाइजिंग में कैसा होता है, बहुत बार बड़ा होर्डिंग्स या फिर प्रिंट एड या फिर ब्रोशर्स हम डिजाइन करते हैं क्लाइंट्स के लिए, और ऐसे हो जाता है कि क्लाइंट के पास से बहुत बार डिलेड रिप्लाई आते हैं और ऐसे डेडलाइन पे काम होने लगता है, फिर 2 दिन में पूरा प्रिंटिंग करके देना है फॉर द 1000 ब्रोशर्स समथिंग। तो हमारे एजेंसी में या फिर हमारे यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस यूज करते हैं कि एक तो आपके पास उसका रिटर्न अप्रूवल होना चाहिए, और दूसरी बात आपको, आपका जो पर्सन है डिजाइनर और जो प्रोडक्शन हेड है, उसको ये पता होना चाहिए कि फाइल नेम कौन से, यहाँ मतलब फाइल नेम कैसे स्टोर किया है या फाइल का नेम क्या रखा है। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये चीजें एक एंटरप्रेन्योर को कैसे हेल्पफुल है। जब एवरी मंथ आपका जीएसटी या एवरी क्वार्टरली आपका जीएसटी रिटर्न जब आता है, तब उसका एक डॉक्यूमेंट आप आपके यहाँ पे एक फोल्डर करके स्टोर कर सकते हो, जो आपको मतलब हर बार बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे होते हैं, जब मैं अभी बोल रहा था कि जो सीए के ऊपर बहुत डिपेंड होता है, सीए के ऊपर डिपेंड रहना ही चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, बट द थिंग इज दैट कुछ चीजें आप आपके एंड से भी सेल्फ असेसमेंट, जैसे हम बोलते हैं कि सेल्फ असिस्ट करो खुद को, थोड़ा टाइम दो, वैसे आपको वो जो प्रैक्टिस है अच्छी to keeping your record or keeping your what you can say documents in on your laptop or with your accountant or some person, तो उससे क्या होगा कि जो 11th आवर को जो भागम भाग होती है वो नहीं होगी। You will be calm and composed while you're going for the tender opening, while you're going to the bank or something। तो ये जो एडवर्टाइजिंग में हम फॉलो करते हैं वो मैं बहुत रिलेट करता हूँ while doing the business। मतलब अभी अगर मुझे आप में से किसी ने भी पूछा कि आपका 2012-13 का रिटर्न आपके लैपटॉप पे कहाँ पे है, तो मैं आंख बंद करके बता सकता हूँ एक लेमैन और एक एनी अदर पर्सन को कि मेरा लैपटॉप खोलो, यहाँ पे जाओ, यहाँ से यहाँ पे जाओ, यहाँ से यहाँ पे जाओ, यहाँ से यहाँ पे जाओ, और वहां पे जो 3 नंबर का फोल्डर है, 4 नंबर है, आपको सब मिल जाएगा।
सो इतना उनका बिजनेस इज अ बेबी, सो उसको जैसे हम अपने बच्चों को संभालते हैं वैसे ही अगर हम बिजनेस को भी संभालेंगे तो वो बहुत अच्छी तरीके, मतलब किसी भी घर में अगर बच्चा मतलब जब जन्म लेता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट आता है, वो बड़ा हो जाता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो सब जैसे हम अच्छी तरीके से रखते हैं वैसे ही अपना बिजनेस है और वो भी हम अच्छी तरीके से रखना चाहिए, ऐसे मेरा मानना है। और मेरी Actually, Abhi, just want to add a few things. What Mayureshwar said, that Mayureshwar ji said, he said that many of the entrepreneurs depend upon their CA for all these financial activities. So it is quite true. काफी लोग तो ऐसे होते हैं कि जो खुद की बैलेंस शीट और फिर P&L अकाउंट देखते भी नहीं है, मतलब P&L में रेवेन्यू कहाँ पे है क्या है वो कुछ देखते भी नहीं है. This is a fact and this is my experience as well. तो हम बोलते हैं लोगों को कि आप एक बार देख लो वो डॉक्यूमेंट्स जो आप साइन करने, मतलब इफ इट इज अ कंपनी है नहीं भी है तो एज अ बिजनेस ओनर यू आर गोइंग टू साइन दैट, तो एटलीस्ट एक बार देख तो लो. तो ऐसा होता है कि वो देखते भी नहीं है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट काफी टर्म्स जो फिनेंशियल या फिर अकाउंटिंग टर्म्स कंसेप्ट रहते हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है या फिर आपका रेशोज, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग मार्जिन क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, काफी सारी चीजें उनको पता नहीं होती है. तो ये भी एक थोड़ा सा मतलब लाइक एक स्किल डेवलप करना थोड़ा सा जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है कि बीइंग एंटरप्रेन्योर इवन दो यू आर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, आपके लिए मतलब बिजनेस रन करना है तो ये छोटी सी चीजें है वो समझ लेना बहुत जरूरी होता है. सो दिस इज व्हाट आई थिंक. और इनकम टैक्स का रिटर्न भी उसकी प्रोविजन जो है वो थोड़ी बहुत ध्यान देना. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं और मेरा बिजनेस अलग अलग है. मतलब काफी लोग हो रहते हैं कि जैसे एक स्मॉल कंपनी रहती है विच इज फैमिली ओन्ड बिजनेस, हस्बैंड वाइफ या फिर भाई भाई या फिर दोस्त मिलके डायरेक्टर्स भी है, उसके शेयर होल्डर्स भी है, तो दे कैन नॉट कीप देयर पर्सनल फाइनेंसेस एज बिजनेस फाइनेंसेस सेपरेट. तो व्हेन यू आर गोइंग फॉर इनकम टैक्स या फिर किसी भी चीज के लिए एज अ डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं, तो उसके केस में ये दोनों चीजें सेपरेट रखना बहुत जरूरी है. करेक्ट. वो काफी बार होता है कि मैंने पर्सनल क्रेडिट कार्ड पर से पेमेंट कर दिया या फिर बिजनेस के अकाउंट में से चेक दे दिया जो मेरा हॉस्पिटल का पर्सनल मेडिकल यूज का था, पर्सनल यूज का था, एंड फिर देन ट्रैकिंग दोस थिंग्स एंड देन मेकिंग रिकंसिलिएशंस इज ऑल क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग वर्क. So better to have that habit of maintaining your personal finances and business finances. Even though you are sole proprietor, yet आपका current account और saving account कभी mix ना करो. So this is what I suggest to all the entrepreneurs. और ये जितना आपका स्केल छोटा है ना, छोटे स्केल पे जितना आप ये डिसिप्लिन डालने की आदत करोगे तो जब बड़ा होगा तो ये मैनेज करना डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि आपको आदत पहले से लगी हुई है. तो छोटे स्केल पे ही आप करना स्टार्ट कर दो, बड़े स्केल पे भी कर सकते हैं. जैसे कि अभी हम बड़ा अचानक से कंपनी बड़ी हो गई, मतलब अचानक से नहीं बनती है, वो ग्रेजुअली ही बनती है, लेकिन अभी उनको जरूरत है कि यहाँ पे कुछ मैनेज करने के लिए हेल्प की जरूरत है. वो हम करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल सेट करके देना, बड़े लेवल पे भी हम करते हैं इंटरनल कंट्रोल सेट करके देना या फिर उनकी प्रोसीजर्स और पॉलिसीज सेट करके देना, वो सब करते हैं. लेकिन वो बड़े लेवल पे करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जो छोटे लेवल पे आप करोगे तो दैट विल बी इजियर. सो दिस इज सजेशन टू ऑल. Superb. Thank you so much, Sandhya ji. And I also thank everybody present, Prem Narayan ji, Sunita, Dipti, Monjit, Aishwarya, Kirod, Minakshi, Asha, Shivanand, Itakhuli, Rajiv, Yashwant, Milind, Sanjana, and Robinson. Why I'm taking everybody's names specifically is because you have spent significant amount of time with us, and in today's time and age, that is the only way I can call out all of you because sometimes we are not able to see each other, but I acknowledge each and every one of your presence over here. Thank you so much, and let's stay connected. Come back to our platform whenever needed. Mayureshwar, thanks. Sandhya ji, thank you. Yes. Thank You all. Thanks for the invitation. Thank you all. Yes. Thank you, Anand. Bye. Thanks. Thank you, Bye. Anand. Bye. It was very nice to come here and share my thoughts and
No, suggestion. absolute, our Yes. pleasure, our pleasure. Thanks for Yeah, joining. yeah, it was, Yeah. thank you.